Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about molecular basis of inheritance, chapter number 6. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है डीएनए का नाम सुनते ही कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये डेफिनेशन नहीं है, ये बताया गया है कि ये होता क्या है। इट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना हुआ। किस चीज की यूनिट से मिलकर बना हुआ है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारी यूनिट मिलकर क्या बनाती हैं? डीएनए को बनाती हैं। डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये अपने अंदर क्या लेके जाता है? इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। कहां पर? इन ऑल सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है। सेल्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, या किसी बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सभी के अंदर सेलुलर फॉर्म्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। किन मॉलिक्यूल्स का बना होता है ये? मेनली न्यूक्लियोटाइड्स का। आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। क्या क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर? एक नाइट्रोजनस बेस होता है, 5 कार्बन शुगर होती है, मेनली डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, क्योंकि हम अभी डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात नहीं कर रहे। तो डीएनए किस चीज का बना हुआ है? ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किन्हें बोला जाता है? जिनमें ये तीनों चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करें कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेसिस मेनली प्रेजेंट इन द डीएनए कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामिडिन्स के अंदर मेनली 3 आते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अगर हम यूरेसिल की बात करें तो ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में इसका कोई काम नहीं होता। तो ये चारों आपस में क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, उससे क्या बन जाता है? डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अभी हम आगे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रही हूं मैं, अब डीएनए क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि अभी मैं साथ के साथ आरएनए के बारे में भी बता रही हूं। जैसे कि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि यहां पर आरएनए आएगा, जबकि आरएनए के अंदर क्या होती है? राइबोज शुगर होती है। ठीक है, अगर आरएनए की बात करें तो उसमें यूरेसिल और राइबोज शुगर पाई जाती है, लेकिन अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन पाया जाता है। अब ये क्या है? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हमने अभी बात की थी कि 3 चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। इस तरीके से ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। यहां पर सिंपल वे में दिखाया गया है। अगर इस डबल हेलिकल मॉडल को ओपन अप किया जाए, सीधा कर दिया जाए, तो इस तरीके से हो जाएगा डबल स्ट्रैंड। और उसमें आपस में कैसे जुड़े होते हैं? एक फॉस्फेट होता है, उसके साथ एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ एक क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा सामने वाले नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और इधर से ये क्या होता है? शुगर के साथ जुड़ा होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और हमेशा एक बात नोट करनी है कि कौन कौन आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं, बॉन्ड्स कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट के एग्जाम्स हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मेनली डीएनए में कौन कौन से हैं? 4 हैं, ATCG। और इनमें बॉन्ड्स कौन से पाए जाते हैं? या यहाँ पर H का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है? H का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्योंकि आपस में नाइट्रोजनस बेस क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। एस का मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। और पी का मतलब यहां पर है फॉस्फेट।
अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर देखा जाए कि किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, कौन से इनके एंड्स फ्री होते हैं। यहाँ पर एक साइड लिखा हुआ है 5 प्राइम एंड और इस साइड लिखा हुआ है 3 प्राइम एंड, और जबकि यहाँ अपोजिट साइड में क्या लिखा है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। क्यों? क्योंकि ये आपस में एंटी पैरेलल तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ये फॉस्फेट है, देन उसके साथ एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ एडेनिन है, और एडेनिन ने बॉन्डिंग किसके साथ बनाई है, थाइमीन के साथ। तो हमें क्या याद रखना है, एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, थाइमीन के साथ। साइटोसिन हमेशा किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ। और जब भी यह आपस में दोनों बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और सी और जी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड बनेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज बैकबोन तैयार हो गई इसकी वजह से। और इस साइड 5 प्राइम एंड फ्री होने की वजह से, फॉस्फेट का जो 5 प्राइम एंड है वो फ्री है, इस वजह से इस एंड को क्या बोला गया है, 5 प्राइम एंड। और इस साइड शुगर का 3 प्राइम जो एंड है वो फ्री है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, 3 प्राइम एंड बोला जाता है। सबसे मेन क्वेश्चन है कि कितने टाइप के बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। मेनली यहाँ पर 3 टाइप के जो बॉन्ड है वो पाए जाते हैं। एस एंड एन क्यों लिखा गया है, अभी यहां पर बताया था। एस का मतलब क्या था, शुगर थी। एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजनस बेस। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, कहां पर है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उसके बाद है नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजनस बेस के अंदर यहां पर बीच में कौन सा है बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि बीच में ही क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं अलग अलग। और लास्ट में है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कहां पर पाया जाता है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में। शुगर फॉस्फेट कहां है, ये शुगर है, और इनके साथ साथ बीच में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये जब आपस में जुड़े होते हैं शुगर के साथ, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। आगे अगर हम बात करें फर्दर कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स किसने डिस्कवर किया, तो इसमें मेनली जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो थे फ्रेडरिच मिशर। फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। उन्होंने क्या बोला था, इसको एसिडिक सब्सटेंस बोला था, कि जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और उसे नाम दिया था न्यूक्लिन। विल्किंसन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, प्रोड्यूस एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया था इसका डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए, जिसका यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज कर दिया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल कौन सा था, जो अभी हमने देखा था, ये वाला क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल है, जो कि किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसके बेस पर दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो कि इन्होंने डिस्कवर किया था, उसके बेस पर इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। देन एरविन चार्गफ ने क्या किया था, प्रपोज दैट इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो है जो ए और टी का और सी और जी का हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वो आपस में ही बॉन्डिंग करेंगे, तो उनका नंबर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Then last है the silent feature of this DNA model are DNA is made up of 2 polynucleotide chains। हमें पता है वो 2 चेन से मिलकर बना होता है। इस तरीके से 2 चेन है आपस में क्या होंगी, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगी। हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल होगा उसका। उसके बाद है 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। उनके आपस में क्या होगी, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल अभी बताया था कि साइड अगर 5 प्राइम है तो इसका जो चेन का लास्ट एंड वो कौन सा होगा, 3 प्राइम हो जाएगा। और अगर इस साइड 5 प्राइम है तो इसका जो लास्ट एंड है वो कौन सा हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उसके अपोजिट कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो अमाउंट है ए प्लस जी का इज इक्वल टू टी एंड सी। यहां पर ए जी टी सी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, अब एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, इनके अमाउंट्स क्या होंगे, इन दोनों का आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा नंबर। द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन, और ऐसे ही सी और जी का भी। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। 2 चेन्स आर कोल्ड इन द राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन क्यों बोला गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोइल्ड होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन होता है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डीएनए इज फंक्शनल इन द यूकैरियोट्स। जितना भी डीएनए का कंटेंट होता है यूकैरियोट्स के सेल के अंदर, उसमें से कुछ अमाउंट ही, स्मॉल फ्रैक्शन ही डीएनए का फंक्शनल होता है, बाकी सारा क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। द हेलिक्स इज, अब स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि जो ये हेलिक्स था, जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था ये वाला, इसमें क्या है, द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम इज वाइड
इट्स वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। उसका जो पूरा टर्न होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग। एंड हैज 10 बेस पेयर्स। जो आपस में ये दिखाए गए हैं, यहां पर ये क्या होते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक इसके अंदर क्या मिलते हैं, 10 आपस में क्या मिलेंगे, आपस में बने हुए न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। एंड द बेस पेयर आर 3.4 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। जो आपस में बेस पेयर होते हैं इनके बीच में, उनमें कितना कितना डिफरेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, और जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी कैसे हुई, उन चीजों के बारे में। थैंक यू सो मच।